हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान बोर्ड का अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था लोकस, उस लोकस चैप्टर की थ्योरम्स पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, पिछले में अपन ने क्या किया था उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, तो आज अपन पढ़ेंगे थ्योरम की। आई होप आप सबने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन अपनी थ्योरम्स। चैप्टर 10th राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर 10th था लोकस। ठीक है, तो इसकी थ्योरम है, 4 थ्योरम प्रूव करनी है अपन को। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले 2 थ्योरम तो वो हो गई। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैंने बताया था, कोई भी 2 पॉइंट होते हैं, अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनका लोकस बनता है। एक अपन ने ये पढ़ा था कि जो नॉन पैरेलल लाइन होती है या इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, उनका लोकस क्या होता है? उनका लोकस होता है एंगल बाइसेक्टर पे। तो ये 2 थ्योरम इनके बारे में नहीं पूछता है, तो अपन पढ़ते हैं उसके बाद में थर्ड थ्योरम, थ्योरम 10.3। ठीक है, तो थर्ड थ्योरम में ये प्रूव करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of a triangle are concurrent। कॉन्करेंट का क्या मतलब हो गया? सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इस तरीके से भी आ सकते हैं अपने पास थ्योरम। तो अभी अपन को क्या प्रूव करना है कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, आर कॉन्करेंट या एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो देखो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, ये तो हो गया ट्राइंगल। अब इसके परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं इस पे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है अपन ने। एक तो हो गया ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हो गया, बट इसको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ड्रॉ करो आप, ओनली परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर से काम है। तो एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर दिया। इसको एज्यूम किया साइड, इसको ओ मान लेते हैं, पॉइंट ओ, यानी कि तीनों परपेंडिकुलर कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं? ओ पर। तो एक तो अपने पास ओ डी परपेंडिकुलर है, एक ओ ई परपेंडिकुलर, एक हो गया ओ एफ। ठीक है, ये तीनों जो परपेंडिकुलर है ये सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये प्रूव करना अपन को। तो देखो गिवन में क्या है, गिवन में अपन क्या मानेंगे, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इन तीन में से किसी भी दो को परपेंडिकुलर मान लेना, किसी भी दो को। क्योंकि आपको पता है दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो सकती है, बट तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है या नहीं हो रही वो कंपलसरी नहीं है। तो अभी अपन क्या करेंगे, किसी दो को तो परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेंगे और थर्ड को परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। वो तो अपने डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में क्या शो हो रहा है? तीनों पॉइंट, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये डायग्राम में शो हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, किसी दो को परपेंडिकुलर मानेंगे और थर्ड को परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। तो मैं क्या मान रहा हूं, ओ डी एंड ओ ई, OD and OE are perpendicular bisector of BC and AC। किसी भी दो को मान लेना, किसी भी दो को, और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं वो तो दिख रहा है, तो अपन क्या प्रूव कर लेंगे, ये प्रूव कर लेंगे कि OF भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, OF को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे, मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम पॉइंट से पास हो जाएंगे। तो अपन बता देंगे प्रूव दैट OF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये अपन प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इस O को ज्वाइन कर रहा हूं यहाँ पे, एक तो C के साथ, इधर ज्वाइन किया A के साथ,
और इधर ज्वाइन किया बी के साथ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी, तो कंस्ट्रक्शन होगी अपने पास ज्वाइन ओ टू ए कोमा बी एंड सी, ओ को ए बी एंड सी से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई अपने पास कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ में, ठीक है। देखो प्रूफ में क्या करना है अपन को, फर्स्ट ऑफ ऑल ओडी के बारे में पता है कि ओडी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का, ठीक है। तो ये प्रूफ मैं यहीं से कर रहा हूँ वापस स्टार्ट, ज़्यादा नीचे लिखा भी सही से नहीं जाता और फिर दिखेगा भी नहीं, ज़्यादा नीचे लिख दूंगा तो मैं, ठीक है। तो ये तो अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन थी सब डायग्राम में दिख रही है। तो देखो प्रूफ में क्या है, प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है दैट ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, राइट। ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओडी। और अपन को पता है अगर बी सी 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है तो वो उसका लोकस होता है, राइट। ये चीज बताई थी फर्स्ट थ्योरम, ये 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये जो लाइन है वो इसके लिए लोकस का काम करेगी। और अगर इसके लिए लोकस का काम करेगी तो लोकस का क्या मतलब था, लोकस का मतलब था इक्वल डिस्टेंस। तो यानी कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो भी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको पता है ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी है, इसका मतलब इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है यानी कि ओ, वो बी और सी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। ओडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, सो ओडी इज लोकस ऑफ बी सी। अगर ओडी जो है वो बी सी का लोकस है तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या बन जाएगी, यहां से इंफॉर्मेशन बन जाएगी ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वेशन फर्स्ट, राइट। क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो दोनों से इक्वल, सॉरी जो लोकस होता है वो दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो किसके बारे में पता था आपको, ओडी के अलावा आपको ओई के बारे में पता था, तो आपको ये भी पता है ओई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका है ओई, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ओई एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओई है वो एसी का लोकस है, ओई इज लोकस ऑफ एसी। और अगर AC का लोकस है तो ये A और C दोनों इस O से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, सो OA इक्वल्स टू OC, राइट। सो OA इक्वल्स टू OC, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओ बी जो है वो ओसी के इक्वल है और ओ ए भी ओसी के इक्वल है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए देखो यहाँ ओ बी की वैल्यू ओसी के इक्वल है, ओ ए की वैल्यू भी ओसी के इक्वल है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। अब इस ओ बी इक्वल्स टू ओ ए को अगर मैं डायग्राम में चेक करता हूं, देखो ओ की जो डिस्टेंस है वो ए से ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, इस ओ की डिस्टेंस ए और बी दोनों से इक्वल है। अगर इस ओ की डिस्टेंस ए और बी दोनों से इक्वल है तो ये ओ क्या हुआ, ए और बी के लिए लोकस का काम करेगा, लोकस का मतलब ये होता है इक्वल डिस्टेंस पर। अगर 2 पॉइंट का कोई लोकस है तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, हेंस OF is also perpendicular bisector, so OA equals to OB, ठीक है। so O is locus of AB, ये हुआ
ओ जो है ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो लोकस है, और ए और बी 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट का लोकस अपन ने पहले ही पढ़ रखा है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ओ एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपकी थ्योरम 10.3 में। इसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरम अपने पास थ्योरम 10.4। तो 10.4 क्या है, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। पहले क्या प्रूव किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस बार प्रूव कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, ये प्रूव करना है। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या प्रूव करना है, इनके एंगल बाइसेक्टर। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया मैंने, यहां से मान लेते हैं यहां तक आ गया, एक इधर से एंगल बाइसेक्टर आ गया और एक एंगल बाइसेक्टर इधर से आ गया, तो तीनों यहाँ पे ज्वाइन हो गए, इसको मान लिया ओ। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंड ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेम कॉन्सेप्ट, किसी दो को एंगल बाइसेक्टर मानेंगे और थर्ड को एंगल बाइसेक्टर प्रूव करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि कोई दो एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ओ बी और ओ सी को मान लेता हूं। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ओ बी जो है वो इस बी का बाइसेक्टर है, ओ सी जो है वो सी का बाइसेक्टर है। प्रूव ये कर लेंगे। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव अपन को करना है ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये अपन प्रूव कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो पॉइंट ओ है ओ से क्या करेंगे, तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, यहां से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और देखो यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो इसको डी, इसको लिखा ई और इसको लिखा एफ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में बता देंगे क्या ड्रॉ किया अपन ने, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर एट बी सी, एक तो ये ड्रॉ किया है, और क्या ड्रॉ किया है ओ ई परपेंडिकुलर एट ए सी, ये कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है, और आपने ड्रॉ किया है ओ एफ परपेंडिकुलर एट ए बी। ये चीज अपन ने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है अपन को, ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और किस किस को एज्यूम किया हुआ है, ओ बी और ओ सी को पहले से एज्यूम किया हुआ है। तो देखो प्रूव करते हैं इसका, कैसे करेंगे, ओ बी और ओ सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज्यूम किया हुआ है पहले से। तो देखो प्रूफ में आ जाओ। देखो ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो ये अपन को पहले से पता है, ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है उनका लोकस क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन पर कोई पॉइंट होता है वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, यानी ओ पी इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन या एंगल एक ही बात है, तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होती है वो लोकस होता है, और जो लोकस होता है वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो देखो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस चीज को यहां समझना। ओ बी क्या है, इस बी का बाइसेक्टर है। अगर ओ बी इस बी का बाइसेक्टर है तो इसके लिए ये जो लाइन है ओ बी, इस एंगल बी के लिए ओ बी लोकस का काम करेगा। तो अपन को पता है ये जो ओ है इधर से एफ से और डी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, राइट। क्योंकि आपका एंगल बी बना हुआ, तो इधर ओ एफ है, इधर ओ डी है। तो ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। सो क्या बता सकते हैं अपन, ओ एफ
इक्वल्स टू ओ डी, रीजन में लिख देना लोकस, और ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा अपन को क्या पता था, ओसी के बारे में पता था, तो ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब ओसी को चेक कर लो, इस तरफ बन गया ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सो वी कैन राइट हियर ओ ई इक्वल्स टू ओ डी, रीजन हो गया लोकस, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, ओ एफ किसके इक्वल है, ओ डी के, और ओ ई किसके इक्वल है, ये भी ओ डी के इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई लिख सकता हूँ। ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई, चेक कर लो, ओ एफ और ओ ई दोनों इक्वल है, तो ओ ई इस साइड है, ओ एफ इस तरफ है, यानी कि इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ए ओ जो लाइन होगी वो एंगल ए का बाइसेक्टर होगी, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो दोनों तरफ इक्वल बनाता है। अब यहाँ अपन को अपोजिट पता लग गया, दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब जो लाइन आ रही है वो कौन सी लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई, हेंस ए ओ इज बाइसेक्टर, AO is bisector of एंगल A, hence प्रूफ। यही प्रूव करना था अपन को कि जो AO है वो A का एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर है तो अपन को पता है सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट थ्योरम 10.4। देखो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इस बार परपेंडिकुलर्स को प्रूव करना है। तो देखो डायग्राम बना लेते पहले तो इसका। तो ये हो गया आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी ई, एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर सी एफ, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया अपन ने ए डी। ठीक है, तो प्रूव ये करना है ये जो परपेंडिकुलर से ये क्या है, कॉन्करेंट, यानी तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं गिवन में क्या है। इस बार अपन को पता है ये तीनों परपेंडिकुलर है, प्रूव ये करेंगे कि तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो गिवन में अपने पास ए डी परपेंडिकुलर एट बी सी, और क्या गिवन है बी ई, बी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पर परपेंडिकुलर एट ए सी, और क्या गिवन है सी एफ परपेंडिकुलर एट ए बी, ये गिवन है सी एफ किस पर, सी एफ परपेंडिकुलर एट ए बी। देखो ये तो हो गया गिवन में। प्रूव देखो, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर्स है ये किस टाइप के हैं, कॉन्करेंट है ये। तो प्रूव करना है अपन को ए डी बी ई एंड सी एफ आर कॉन्करेंट, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं अपन, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है ए बी बी सी ए सी, तीनों साइड के पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कर देंगे। तो तीनों साइड के पैरेलल अगर मैं साइड्स ड्रॉ करूंगा तो ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। देखो क्या कर रहे हैं, ये जो बी सी है इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने पी आर। ठीक है, बी सी के पैरेलल पी आर। ऐसे ये जो ए सी है इस ए सी के पैरेलल यहां से ड्रॉ कर सकते हैं अपन। तो एक ए सी के पैरेलल भी ड्रॉ कर दिए अपन ने, यहां से ये मान लेते हैं पी क्यू। ऐसे ये जो ए बी है इस ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर दो, ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बन गया आर क्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ड्रॉ कर दिया अपन ने, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया अपन ने, देखो
पी आर किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, बी सी के। पी क्यू किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ए सी के। पी क्यू पैरेलल टू ए सी ड्रॉ कर दी। और लास्ट कौन बचा अपने पास, क्यू आर। क्यू आर को किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, क्यू आर पैरेलल टू ए बी। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन से इन चीजों को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है, तीनों कॉनकरेंट है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप, इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है बट एक दो स्टेप अगर स्टार्टिंग के समझ में आती हैं उसके बाद तो सारी सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो अपन ने क्या किया था कंस्ट्रक्शन में अपन ने ड्रॉ किया था पी आर पैरेलल टू बी सी, राइट। ये ड्रॉ किया था अपन ने पी आर पैरेलल टू बी सी। ये रही यहाँ से यहाँ तक पी आर है, ये हो गई बी सी। देखो अगर कोई दो साइड आपस में पैरेलल है, राइट, अगर कोई भी दो साइड जैसे ये पी आर पैरेलल टू बी सी है तो अपन उन साइड के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को भी आपस में पैरेलल बता सकते हैं। मतलब अगर पी आर और बी सी पैरेलल है तो मैं ये भी लिख सकता हूं दैट पी ए पैरेलल टू बी डी, ये भी लिख सकता हूं। पी ए पैरेलल टू बी सी भी लिख सकता हूं। सेम ए आर पैरेलल टू बी सी भी लिख सकता हूं। मतलब अगर जो कंप्लीट साइड पैरेलल है तो उनके पर्टिकुलर पार्ट को भी आप पैरेलल बता सकते हो। तो पी आर पैरेलल टू बी सी तो अपन को कैसे पता लगा, बाय कंस्ट्रक्शन। सो मैं यहां से लिख सकता हूं पी ए पैरेलल टू बी सी, राइट। पर्टिकुलर पार्ट को पैरेलल लिख सकते हैं तो मैंने यहां से लिख दिया पी ए पैरेलल टू बी सी। अब देखो एक चीज और ड्रॉ कर की थी अपन ने, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ये ड्रॉ किया था अपन ने पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ये तो अपन को कंस्ट्रक्शन से पता लगा था पी क्यू ये रहा पी क्यू पैरेलल टू ये रहा ए सी, पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो देखो सेम कॉन्सेप्ट, मैं इस पी बी को भी पैरेलल टू ए सी बता सकता हूं, इस बी क्यू को भी पैरेलल टू ए सी बता सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पी बी पैरेलल टू ए सी बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकंड। देखो सीधी सी बात थी, पी ए सी बी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, अपना काम हो जाएगा। तो अब देखो पी ए पैरेलल टू बी सी, ये रहा पी ए पैरेलल टू बी सी, और इधर से पी बी पैरेलल टू ए सी, पी बी पैरेलल टू ए सी। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये कौन सी शेप हो गई, पैरेललोग्राम हो गई। सो पी ए सी बी इज पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन ये मिल गई पी ए सी बी इज पैरेललोग्राम, राइट। और अगर पी ए सी बी पैरेललोग्राम है तो आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी ए इक्वल्स टू बी सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, पी ए इक्वल्स टू बी सी, राइट। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो सिमिलरली मैं क्या बता सकता हूं, मैं साइड वाले पार्ट को भी पैरेललोग्राम बता सकता हूं सेम प्रोसेस से। आर ए बी सी इसको भी मैं पैरेललोग्राम बता सकता हूं, तो वापस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आर ए बी सी इज पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये लिख दो, आर ए बी सी अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, आर ए इक्वल्स टू बी सी। इक्वेशन नंबर फोर्थ। समझ में आई ये चीज, जैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था वैसे अब आप इसमें कोई भी शेप है पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो क्या किया, ए आर सी बी
या आर ए बी सी, कैसे भी समझ लो इसको। इसको अपन ने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर ये शेप, इस वाली शेप की बात हो रही है, अगर ये शेप पैरेललोग्राम है तो पता है अपोजिट साइड इक्वल होगी। अपोजिट साइड इक्वल है तो अपन ने लिखा आर ए इक्वल्स टू बी सी। अब देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या समझ में आया, आर ए किसके इक्वल था, बी सी के, और पी ए भी किसके इक्वल था, बी सी के। ये वाली वैल्यू भी बी सी के इक्वल है, ये वैल्यू भी बी सी के इक्वल है। इसका मतलब अपन को ये समझ में आ गया कि पी ए जो है वो किसके इक्वल है, ए आर के। यही समझ में आया ना। इसकी वैल्यू भी बी सी थी, इसकी वैल्यू भी बी सी थी। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या बन गई, इक्वल बन गई। अब अगर पी ए इक्वल्स टू ए आर, ध्यान से समझना, अगर पी ए और ए आर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, दैट ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, राइट, लिख सकते हैं। बिकॉज पी ए इक्वल्स टू ए आर, दोनों साइड वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल है तो ए क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और एक और चीज देखो, यहां से ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये 90 तो ये भी कितना हो गया 90, ठीक है। तो अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। इसका मतलब ये जो ए डी है वो क्या हो गया, कौन सी शेप हुई, ए डी। ए जो है वो मिड पॉइंट यानी कि बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ए जो है वो 90 बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर भी बना रहा है। ए दोनों काम कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी बना रहा है। इसका मतलब ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। सो क्या लिख सकते हैं अपन, सो ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। सो AD is perpendicular bisector of PR। ये चीज प्रूव हुई है अभी तक कि जो AD है वो इस PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा और इसके अंदर सॉल्व करने के लिए। तो यहां से अपन को क्या समझ में आया, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR। अगर इसी प्रोसेस से मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता चलूं सिमिलरली, तो ये जो AD था वो इस PR का बाइसेक्टर आ गया, मतलब ये जो BE है, BE किसका बाइसेक्टर आ जाएगा, PQ का। तो सिमिलरली लिख दो, और वापस पूरा प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली BE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, BE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। और कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां से, CF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RQ। तो CF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RQ। तो देखो यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आ रहा है AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BE क्या है, BE भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और CF क्या है, CF भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब अगर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो थ्योरम 10.3 में अपन पहले से पढ़ चुके हैं ये चीज कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो कॉनकरेंट होते हैं। इसका मतलब AD, BE एंड CF आर ऑल्सो कॉनकरेंट, ठीक है। तो वी नो दैट, बता देंगे यहाँ पे, वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कॉनकरेंट। या तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो या बता देना फ्रॉम थ्योरम 10.3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो कॉनकरेंट होते हैं, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कॉनकरेंट हो जाएंगे। हेंस AD
BE and CF are concurrent। ये हो गया हैंस प्रूव्ड थ्योरम 10.5। लेंदी है बट एक बार अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करना था, ये वाला पार्ट इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लो बस, और सेम ये वाला इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लो। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे। और अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो फिर ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, और अल्टरनेट से ये क्या हो गया, 90। तो ए मिड पॉइंट भी हो गया, 90 भी हो गया। अगर दोनों काम कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पिछली थ्योरम में प्रूव किया हो अपना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई 10.5। अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम इस चैप्टर की, थ्योरम 10.6। तो थ्योरम 10.6 क्या कहती है, दैट मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट विच डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। ये प्रूव करना है आपको कि जो ट्राइंगल की मीडियंस होती है वो कॉन्करेंट होती है, वही चीज है। बट इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो रही है कि वो जो पॉइंट होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है, यानी जो सेंट्रोइड होता है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, बेसिक्स में बताया था। तो जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो अभी इसमें अपन को दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट तो ये प्रूव करना है कि जो मीडियंस होती है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि कॉन्करेंट है। फिक्स पॉइंट से पास हो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, कॉन्करेंट होती है ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो एक तो ये प्रूव करना है कि तीनों मीडियन सेम पॉइंट से पास हो रही है। सेकंड थिंग ये भी प्रूव करना है कि जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मीडियन को 2:1 में। तो देखो डायग्राम बना लेते पहले तो इसका। तो ये तो हो गया अपने पास ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AB एंड C, और उसके बाद में क्या था, मीडियंस की बात हो रही है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। तो एक तो बना दिया अपन ने यहाँ से AD, एक बना दिया इधर BE, और एक बना दिया इधर CF, और ये पॉइंट हो गया O। ठीक है, ये पॉइंट हो गया O। तो देखो क्या गिवन है, गिवन है अपने पास सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले दो क्वेश्चन प्रूव किए थे। किसी भी दो को एज्यूम करना है, थर्ड को प्रूव करना है। तो गिवन अपने पास ये मान लेते हैं अपन, BE एंड CF आर मीडियंस। ये अपन को गिवन है कि जो BE और CF है वो मीडियन है। और प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव दो चीजें करनी है। फर्स्ट तो ये प्रूव करना है कि जो AD है वो भी क्या है, मीडियन है, क्योंकि तभी तो प्रूव होगा तीनों मीडियन सेम पॉइंट से पास हो रही है। तो AD जो है वो मीडियन है, एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड प्रूव करना है ये जो मीडियन यानी ये जो सेंट्रोइड है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो हमेशा ध्यान रखना जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। या तो ये थ्योरम है और ऐसे क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये जो सेंट्रोइड है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो जिस साइड वर्टेक्स होती है उस तरफ तो होता है 2:, और जिस तरफ साइड होती है उस तरफ होता है 1। कहने का मतलब अगर AD का मैं डिवीजन देखता हूं तो A की तरफ से यानी AO ये तो होगा 2 और OD होगा 1। ऐसे अगर BE का डिवीजन देखते हैं, सपोज BE को देखते हैं तो वर्टेक्स यानी B, तो ये जो BO वाला पार्ट होगा ये होगा 2 और OE वाला जो पार्ट होगा वो होगा 1। ऐसे ही अगर CF को देखें तो वर्टेक्स यानी कि CO वाला पार्ट होगा 2 और OF वाला पार्ट होगा 1। वर्टेक्स की तरफ से 2 होता है, साइड की तरफ से 1 होता है। तो सेकंड थिंग अपन को क्या प्रूव करनी है, सेकंड अपन को प्रूव करनी है AD रेशो OD, AO रेशो OD इक्वल्स टू 2:1। ये दो चीजें अपन को प्रूव करनी है। तो देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान भी रखना है। इसका जैसा सॉल्यूशन है वैसा एक क्वेश्चन और आता है बुक के अंदर, सेम सॉल्यूशन है, लास्ट स्टेप जाके चेंज होती है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जितनी बड़ी लाइन AO है AO उतनी बड़ी लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं मैं O से लेकर H तक।
तो ओ से लेकर डी तक कुछ पार्ट ऑलरेडी बना हुआ था, तो एच तक का पार्ट अपन ने ड्रॉ कर दिया और इस एच को कनेक्ट कर दिया दोनों तरफ, सी से भी और बी से भी, दोनों तरफ ज्वाइन कर दिया। ये हो गया पॉइंट अपना एच। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया अपन ने, ड्रॉ ओ एच इक्वल्स टू ए ओ। जितना बड़ा ए ओ है, जो साइज ए ओ की है उतनी बड़ी साइज अपन ने ड्रॉ कर दी ओ एच की। ठीक है, तो ड्रॉ कर दिया ओ एच इक्वल्स टू ए ओ। उसके अलावा क्या किया, एच को ज्वाइन किया बी एंड सी से, ज्वाइन एच टू बी एंड सी। एच को क्या कर दिया, बी एंड सी से ज्वाइन कर दिया। तो देखो ओ एच इक्वल्स टू ए ओ, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन से बना रखा है, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट मैं रफ करूंगा, फिर प्रूव करेंगे अपन इधर। तो ये इंफॉर्मेशन आगे यूज में आएगी अपने, ए ओ इक्वल्स टू ओ एच। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन इसके प्रूफ पे। आ जाओ, अब प्रूफ सिंपल सा इसका और इम्पोर्टेंट भी है ये थ्योरम। देखो प्रूफ में क्या कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए सी एच। ट्राइंगल हो गया ए सी एच, तो मैंने लिया ट्राइंगल ए सी एच। अब देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास। अगर मैं ए सी एच की बात करूं तो ये जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है बी मीडियन है और जो मीडियन होती है वो मिड पॉइंट पर ही ज्वाइन होती है। तो अपन लिख सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। रीजन बता देंगे, बी ई इज मीडियन। बी जो है वो क्या है, मीडियन है। अब ऐसे ही देखो इस साइड की बात करूं ए एच की, ए सी पर तो मिड पॉइंट मिल गया ई। अगर ए एच की बात करूं तो क्या ओ को मैं मिड पॉइंट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ने ड्रॉ कर रखा है ए ओ इक्वल्स टू ओ एच। इसका मतलब ओ सीधा सीधा मिड पॉइंट हो गया। तो अपन बता सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एच। रीजन बता सकते हैं अपन कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ये चीज अपन को कंस्ट्रक्शन से पता लग गई। अब देखो एक चीज है, 9th क्लास में पढ़ी थी एक मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अगर आप कोई भी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो, तो ये जो लाइन बनती है वो अपोजिट साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी हुई है आपके। यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट्स को, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने की वजह से जो लाइन बन रही होगी वो लाइन उसकी अपोजिट साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो देखो ये ही कॉन्सेप्ट अगर मैं अपने इस ट्राइंगल ए सी एच में अप्लाई करूं, ए सी एच, तो देखो ओ और ई दोनों मिड पॉइंट है। अब अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन बनेगी ओ ई इस सी एच के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, हाफ होती है। डी सी को नहीं देखना है, उसका रीजन है अपना ट्राइंगल ए सी एच है अपना ट्राइंगल, डी सी अपने ट्राइंगल में नहीं है, वो तो अलग से बनी हुई लाइंस है। अपना ट्राइंगल ये ए एच सी, तो यानी ओ ई किसके पैरेलल हो गए, सी एच के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ओ ई पैरेलल टू सी एच। कैसे पता लगा, ये अपन को पता लगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये अपन को पता लग गया मिड पॉइंट थ्योरम से। और अभी देखो पिछला एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में आपको ये समझाया था मैंने, थ्योरम जो प्रूव की थी कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट पैरेलल होता है तो मैं पूरे पार्ट को या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी पैरेलल बता सकता हूं। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, बी ओ, देखो ओ ई पैरेलल टू सी एच है तो मैं बी ओ पैरेलल टू सी एच भी लिख सकता हूं, बी ओ पैरेलल टू सी एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे दूसरा इधर वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी एच। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी एच। और आप कौन सा चैनल पढ़ रहे हैं अभी, मैथ्स बाय अभय।
ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी एच। नेक्स्ट ट्रायंगल लिया अपन ने ए बी एच। इसको चेक करते हैं वापस, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है आपको इसमें। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी रीजन, सी एफ जो है वो मीडियन है। तो इसमें अपन को क्या क्या पता है, इसमें अपन को पता है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी रीजन बता देंगे, सी एफ इज मीडियन। ठीक है, सी एफ इज मीडियन, अगर मीडियन है तो सीधी सी बात है मिड पॉइंट होगा। और इधर से ए ओ इक्वल्स टू ओ एच, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ ए एच। ये कैसे पता लगा था, ये पता लगा था अपन को बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस मिड पॉइंट थ्योरम को वापस अपने ट्राइंगल ए बी एच में अप्लाई करूं, मिड पॉइंट थ्योरम को अगर मैं ए बी एच में अप्लाई करता हूं तो क्या बना, ओ एफ किसके पैरेलल हो गया, बी एच के, बी एच के पैरेलल हो गया ना। ओ और एफ दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो अपोजिट साइड के पैरेलल। तो इसका मतलब यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली अपन को, यहां से इंफॉर्मेशन मिली ओ एफ पैरेलल टू बी एच बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर ओ एफ को मैं बी एच के पैरेलल है तो मैं ओ सी को भी बी एच के पैरेलल लिख सकता हूं। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ओ एफ पैरेलल टू बी एच आ गया था तो मैं ओ सी पैरेलल टू बी एच भी लिख सकता हूं। अब देखो इंफॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड को मैच करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो बी ओ पैरेलल टू सी एच, ये रहा बी ओ पैरेलल टू सी एच, और यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई ओ सी पैरेलल टू बी एच। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, और अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी एच इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो बी ओ सी एच क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और अपन को पता है वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, पता है आपको कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर बी ओ सी एच पैरेललोग्राम है, बी ओ सी एच अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल कौन हुआ इसका, डायगोनल हो गया एक तो बी सी और एक हो गया ओ एच। ठीक है, दोनों डायगोनल की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले बी सी की बात कर रहे हैं। तो बी सी क्या है, डायगोनल है, और अपन को पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब बी डी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। सो बी डी इक्वल्स टू सी डी, और अगर बी डी और सी डी दोनों इक्वल है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया डी इज मिड पॉइंट। यही हुआ, बी डी इक्वल टू सी डी, इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो गया। और बेसिक में बताया था कोई भी ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है तो उस साइड को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर अगर ज्वाइन होती है तो उसको बोलते हैं मीडियन। सो ए डी इज मीडियन, राइट। यहां से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट यही प्रूव करना था, एडी जो है वो क्या है, मीडियन है, यही प्रूव करना था। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट और बच रहा है इसका, कौन था, एक डायगोनल तो बी सी था, तो यहां से तो इंफॉर्मेशन मिल गई बी डी इक्वल्स टू सी डी, और अगर बी डी इक्वल टू सी डी है तो डी मिड पॉइंट हो गया, तो ए डी क्या हो गई, मीडियन हो गई। दूसरा डायगोनल कौन है, ओ एच। अगर ओ एच डायगोनल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओ डी इक्वल्स टू डी एच लिख सकते हैं। ओ एच डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओ डी इक्वल्स टू डी एच लिख सकते हैं। और आपको पता है ए ओ किसके इक्वल था, ओ एच के, तो लिख दो यहाँ पे ए ओ इक्वल्स टू ओ एच। देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ एच को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ डी प्लस डी एच।
है ना। ओ डी इक्वल टू डी एच, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन। और आपको पता है ए ओ इक्वल्स टू ओ एच आपने ड्रॉ कर रखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ से ए ओ इक्वल्स टू ओ एच। तो ए ओ एज इट इज, क्योंकि सेकंड पार्ट में अपन को प्रूव करना है ए ओ रेशो ओ डी इक्वल्स टू 2 रेशो 1। तो किस किस से काम है, ए ओ से काम है और ओ डी से काम है। तो देखो ए ओ को एज इट इज रहने दिया मैंने, और ओ एच को क्या किया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखो ओ एच को मैं ओ डी प्लस डी एच लिख सकता हूँ, ओ डी प्लस डी एच लिख सकते हैं। तो देखो आपको पता है ओ डी और डी एच दोनों इक्वल है। अब अगर ओ डी और डी एच दोनों इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो आप दोनों जगह ओ डी लिखो या दोनों जगह डी एच लिखो। ओ डी और डी एच दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब ये हो गया या तो मैं दोनों जगह ओ डी यूज में लूंगा या दोनों जगह डी एच यूज में लूंगा। बट ओ डी यूज में लें या डी एच यूज में लें ये डिपेंड करेगा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर देखो डी एच आ रहा है या ओ डी आ रहा है, क्वेश्चन में ओ डी आ रहा है, इसका मतलब मेरे को डी एच यूज में नहीं लेना है, मेरे को ओ डी यूज में लेना है। तो ये हो गया ए ओ इक्वल्स टू ओ डी प्लस ओ डी। तो ए ओ इक्वल्स टू क्या हो गया, 2OD। अब अगर AO इक्वल्स टू 2OD है, ये स्टेप वापस लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, AO इक्वल्स टू 2OD, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, AO ये इंटू में था डिवाइड में आ गया, अपॉन OD इक्वल्स टू 2। तो 2 के अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो AO अपॉन OD इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/1। और देखो जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उनको आप रेशो में लिख सकते हैं, मतलब AO रेशो OD इक्वल्स टू 2/1 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस थ्योरम में दो चीजें प्रूव करनी थी। फर्स्ट तो प्रूव करना था AD जो है वो मीडियन है, और सेकंड प्रूव करना था ए जो सेंट्रोइड होता है वो 2/1 में डिवाइड करता है। तो AO रेशो OD इक्वल्स टू 2/1। ओके, थैंक यू। कंप्लीट है आपकी थ्योरम भी, 10th चैप्टर लोकस की थ्योरम्स कंप्लीट है।